नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन अब इसका नाम रुपया पैसा से बदल के डॉलर वॉलर रख देना चाहिए, क्योंकि रुपए की तो कोई कदर ही नहीं रही, कोई हैसियत ही नहीं है, कोई पहचानता ही नहीं है उसे। हर आदमी डॉलर डॉलर करता है, डॉलर डॉलर। और रुपए की इतनी बेकदरी हो जाने के बाद, डबल सेंचुरी बन जाने के बाद, अब पता नहीं रुपए का बनेगा क्या। पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नाजरीन, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला जो झूठ हमारे साथ बोला जाता है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं पहले इमरान खान साहब से गुजारिश करता रहा, अब हाथ जोड़ के जनाब शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूं, सर, पाक स्टडीज़ की किताब में जितनी बकवास लिखी हुई है पाकिस्तान के मुतल्लिक कि हम वसाइल से माला माल हैं और हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं और हमारे पास फलां है और हमारे पास फलां है, ये सर सारी बकवास प्लीज़ हटवा दें। क्योंकि सर इसकी वजह से बचपन से ही बच्चों को हम झूठ पढ़ाते हैं कि हमारे 5 दरिया हैं, जबकि आपको पता है सिर्फ 2.5 हैं। 2.5 इंडिया पी गया, हमने बेच दिए, हमारे लोगों ने धोखा किया हमारे साथ। दूसरों में क्या दम था, हमें तो अपनों ने ही लूटा है। तो यहाँ पर बात ये कि ये क्लियर करके बताएं, क्योंकि अवाम को पता नहीं है। हमारे पास कोई वसाइल नहीं, हमारे पास आटा भी नहीं, हमारे पास दाल भी नहीं, हमारे पास चावल भी नहीं, हमारे पास दूध भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तान का रकबा कितना होगा। वो पहले 7,94,000 किलोमीटर था, अब शायद बदल के कुछ आगे पीछे कर दिया हो, 8 लाख के आसपास होगा सर इस वक्त। बल्कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा था, अमेरिका की आबादी शायद 30 करोड़ के लगभग होगी सर। यूएसए की आबादी 30 करोड़ के लगभग होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, शायद 32 हो जाए, ठीक है। लेकिन उनका रकबा हमसे 10 गुना से भी ज़्यादा है सर। वो वसाइल से वो माला माल हैं, हम कंगले भिखारी हैं सर। इट्स ए फैक्ट। क्यों हम आवाम को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं? दैट्स वाई वी आर एन इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। हम इंपोर्ट ख़त्म नहीं कर सकते। नॉन एसेंशियल और लग्जरी इंपोर्ट्स पाकिस्तान में मुट्ठी भर हैं। सिर्फ चंद लोग हैं जो ये 4x4 चला सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख सकते हैं। चंद ही कुत्ते हैं जो बाहर का खाना खा सकते हैं। वो कहते हैं ना, कुत्तों का खाना बंद कर दो। पाकिस्तान में चंद ही कुत्ते हैं जो बाहर का खाना खाते हैं, ज्यादातर कुत्ते यहीं का खाना खाते हैं। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं आपको कि ये जो बार बार इस तरह की बातें की जाती हैं कि जनाब वो स्विस चॉकलेट, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था हम 6 अरब डॉलर की स्विस चॉकलेट। यार बस कर दो यार, तुम लोगों से ज्यादा बड़ा छोड़ू कोई नहीं। पाकिस्तान को अगर बर्बाद किया है तो ये पप्पू किस्म के जो इकोनॉमिस्ट है ना, जो कोहिसार मार्केट में बैठकर वहां की सुपर मार्केट से चॉकलेट ले लेके खाते हैं, और वो जो 2 कॉफी शॉप है वहां पर कॉफी पीते हैं, और फिर वहीं पे ही सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, वहीं पे ही हमारे वजीरों की भी पिटाई होती है ना। ये कोहिसार मार्केट से बाहर निकलो, कोहिसार के हिसार से बाहर निकलो तुम लोग। तुम्हारी जो सोच है ना, ये क्या पिद्दी का शोरबा, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारी कोई, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे मुल्क के अंदर नॉन एसेंशियल बहुत सबसे बड़ा कंपोनेंट पेट्रोलियम है। मैं इनको समझा के थक गया हूं। बोले तेल निकल आया, ये निकल आया, सब फ्रॉड झूठ। पाकिस्तान के पास कोई तेल के जखायर नहीं, कोई गैस के जखायर नहीं, टोटल नॉनसेंस। पाकिस्तान 1/3 भी अपने तेल के जखायर नहीं पैदा कर सकता। नाजरीन, ये हमें फूल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक सूरत में कामयाब हो सकता है। अली नासिर आज टीवी के ऊपर कह रहा है, इस्लामाबाद में भी लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं, और आज खुल के बोलता हूं रावलपिंडी में भी मेरा प्रोग्राम देखते हैं। जब तक इस मुल्क का रकबा नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक इस मुल्क को और बड़ा और वसी नहीं किया जाएगा, तब तक यह मुल्क नहीं चल सकेगा। नाजरीन, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, यह मुल्क सिर्फ तभी तरक्की कर सकता है जब इसका रकबा बढ़े, और इसका रकबा बढ़ाने का तरीका इस्लामाबाद से ज्यादा और लोग जानते हैं। अगर आपने इस मुल्क का रकबा नहीं बढ़ाया, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। सिर्फ एक नर का बच्चा है टीवी के ऊपर जिसने ये बात की, और सिर्फ एक ही नर का बच्चा है जिसने हिंदुस्तान के अंदर जो ज्यादती हो रही है, हमारी जो वहाँ मुसलमानों की मस्जिद है उसमें पता नहीं शिवलिंगा निकाल दिया है, बोल रहे हैं ये शिवलिंगा है, ये शिवलिंगा है, बोल रहे हैं हम मस्जिद तोड़ेंगे, हम मस्जिद निकालेंगे। 1991 के अंदर जब भारत के कानून में, भारत के आईन के अंदर यह कह दिया गया है कि 1947 के अंदर जो मजहबी जगह हैं, जो जहां उनका स्टेटस है वो वैसी बरकरार रहेंगी, तो तुम अब कितने ही लिंगा निकाल लो, हमारी मस्जिदें खराब मत करो। हम आपके मंदिरों का एहतराम कर रहे हैं।
आपकी मजहबी जगहों का एहतराम कर रहे हैं, आप हमारी मस्जिद का एहतराम करो और जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करो। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब जफर पराचा साहब। सोच रहा हूँ कि मैं किस मौजू पर ले गया, लेकिन सर ये डॉलर रुपए से बढ़कर, कहीं बढ़कर यह मस्जिद का तकद्दुस है और उसकी बात करना जरूरी था। जी जफर पराचा साहब, अब आप अपनी गुफ्तगू प्लीज कीजिए, डॉलर के मुतालिक कर लीजिए और मौजूआत के बारे में भी कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर बात यह है कि डॉलर आज 200 रुपये क्रॉस कर गया इंटरबैंक के अंदर, और ओपन मार्केट में 201 रुपये 50 पैसे, जो कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए स्यातरीन दिन है, माशी तौर पे भी और इक़्तिसादी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी और दिफाई लिहाज से भी, क्योंकि हमको अब ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो हमारे रुपया है बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, और इसके ऊपर जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं और वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके काफ़ी कंसर्न्स हैं। उन्होंने मेरे से काफ़ी दफ़ा दो दफ़ा मीटिंग्स कर चुके हैं, और मैंने उनको काफ़ी तजावीज़ दी, जिसमें से मैंने नहीं, और भी बहुत सारे माशी मारीन मुसलसल फ़िक्रमंद हैं इस मामले में, उन्होंने भी इसके ऊपर दिए हैं। तो उसमें से कुछ 2 तजावीज़ पे उन्होंने हमारी अमल किया है। एक तो जो अभी आप फरमा रहे थे कि जो लग्जरी आइटम है उनके ऊपर उन्होंने इंपोर्ट बैन किया है। वही जो आपने कहा, जो चंद लोग मंगाते हैं गाड़ियाँ, चंद लोग गाड़ियाँ मंगाते हैं, और वो, लेकिन जो चंद लोगों की अगर हम परसेंटेज देखें ऑन द होल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अभी जो गाड़ियाँ तैयार आई, आपने अपने एक प्रोग्राम में कहा था 12-14 हज़ार गाड़ियाँ तैयार आई, जो पिछले हुकूमत के जो पसंदीदा अफराद थे उन्होंने मंगाई। हाँ, ये अब आपने बात सही की, पसंदीदा अफराद को इजाज़त दी गई। जी अच्छा, फिर और वो जो था, वो अगर हम देखें तो वो 3-4 बिलियन डॉलर तकरीबन उस पर हमारे लग गए, गरीब आवाम का खून पसीना। ख़ास तौर पे वो गरीब आवाम जो सहरा में काम करते हैं, रेत में बैठ के हमको डॉलर्स भेजते हैं। जी। फिर उसके साथ साथ हमने एक ये बात पॉइंट आउट की थी कि जो हमारे यहाँ ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है बज़रिया बिटकॉइंस और मुख्तलिफ फेसेस लगा के अनरेगुलेटेड, और तो उसके ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगाई है। ठीक है, ये जो पाबंदियाँ हैं इसका असर हमारा ख्याल था फ़ौरन आएगा, लेकिन फौरी नहीं आया, लेकिन आएगा एक बात। और जब तक कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, और सो कॉल्ड जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी हमको IMF के साथ टैग कर दिया है कि अगर वो देंगे तो हम देंगे, तो ये दोस्त तो ऐसा नहीं करते ना। नहीं, लेकिन हमने चिटिंग की ना। देखें, हम बहुत ही आलमी सतही चीटर हैं, हमने पैसे लिए उनसे, और पैसे लेने के बाद हमने मुकर गए, हम मुत्तहदा जो उनकी वो थी फोर्स, उसका हिस्सा नहीं बने, हमने उनके साथ चिटिंग की। अरब आज तक हमसे खफाएं और वो हमसे एक तरह से नफरत करते हैं। जफर पराचा साहब, ये बात मैं टीवी पर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। GCC ममालिक के अंदर हमारी जो कदर अहम हो गई है, हम एक जोहरी ताकत होने के नाते वो उनको बचाने के लिए नहीं गए, मक्का मदीना की सरजमीन को हम बचाने नहीं गए। दरअसल पाक सरजमीन वो है, उसमें हमने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया है, और मैं ये कहता हूँ कि इसका भुगतावा और इसका जो भी है वो चीज़ हमें भुगतनी पड़ेगी। मेरे ख्याल ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान मैं और जफ़र पराचा साहब शेख खलीफा बिन जैद के लिए फातिहा पढ़ेंगे, और आप लोगों से भी, नाजरीन से गुजारिश है कि वो लोग भी, जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, वो भी फातिहा पढ़ें। तो हम फातिहा पढ़ेंगे ब्रेक के दौरान, फिर वापस आते हैं। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। जनाब जफ़र पराचा साहब के साथ बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही थी, और उन्होंने बहुत सारे जो मामलात हैं उनके ऊपर अपनी बड़ी अहसन, जो एक उनका तज्ज़िया होता है, हमेशा बड़ा मुतवाज़िन तज्ज़िया होता है, वो पेश किया। और उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म साहब के साथ भी उनके इस सिलसिले में मुज़ाकरात या डिस्कशंस हुए, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आए। मैं चाहूँगा जफ़र पराचा साहब, इस वक्त जो पोजीशन है इसमें, अब आपने वजाहत से ये बता दिया कि जब तक IMF के साथ मामलात तय ना पाए तो आगे चलना मुश्किल है। हमारी टीम दोहा के अंदर मौजूद है IMF के साथ, और वो हम कह रहे हैं कि हाँ या ना में जवाब दें, लेकिन वो हमें जवाब दे रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं कि क्या है मेरी जान ये, तो वो बता नहीं रहे कि ये क्या है। जी
सर बात यह है वो ये है कि आप उनको सड़कों पे गालियां दे रहे हैं। हाँ। और ये कह रहे हैं जी साजिश साजिश। भाई साजिश उन्होंने नहीं की, साजिश तो आप कर रहे हैं हुकूमत अवाम और फौज को लड़ाने की, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक साजिश है जो कोई बड़े से बड़ा दुश्मन नहीं कर सका आज तक। और इस वक्त जो हमारे मुल्क में सूरत हाल है, फ़ौज और अवाम को, नौजवानों को, कच्चे ज़हन के लोगों को बजाय अपनी कारकर्दगी या बताने के, वो उन्होंने उसको चेंज कर दी डायरेक्शन और फ़ौज और अवाम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपकी फ़ौज, मैं कोई फ़ौज को मक्खन नहीं लगा रहा, मैं उनको अगर उनकी गलती होगी तो वो भी बताऊंगा। बात ये आप कोई आपका 19-20 कोई मुसीबत हो तो आपको हर जगह फ़ौज नज़र आती है बगैर बुलाए। इवन देन कराची में बारिश का पानी खड़ा हो जाए तो हम वो भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को चोर उचक के 2-4 कत्ल कर जाए तो वो भी हमें फ़ौज या रेंजर्स चाहिए। तो एक बात तो सर ये है, वो ऊँ की वजह एक ये भी है कि हमने उन लोगों को उनसे, और फिर दूसरी एक वजह अब जो उनके अंदर एक पैदा हो गई है हमारे जैसे लोगों से हाईलाइट करने की वजह से, कि जो हमारा वफद गया वहाँ, वो जनाब बेहतरीन महंगे से महंगे कमरों में ठहरा हुआ होटल में, वो कहते हैं यार ये पैसे मांगने वाले फ़कीर जो आए हैं ये तो हमसे भी मालदार हैं। जैसे हम सोचते हैं जो गाड़ी पे हमसे भिखारी मांग रहा है पैसे कि उसकी जेब में 5-6 लाख रुपए निकल आते हैं जब वो पकड़ा जाता है या मर जाता है। तो एक तो सर ये वजह है, लेकिन फिर भी मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो इंशाल्लाह हमारा एक जो $1 बिलियन का कर्ज है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ सर जो कुछ सजेशंस की बात हो रही थी, जो मैंने सजेशंस दी हैं उसमें से मैं आपके जरिए बात करना चाहता हूँ कि ये जो सब्सिडी है ये कौन सी सब्सिडी है जो गरीब आवाम की सबको ऊपर लगाई जाए, इशराफिया पे या हुक्मरानों पे ना लगाई जाए। भाई उन पे लगनी चाहिए ना। ये जो कर्ज लिए हैं, जो भी कुछ चीज़ें लिए हैं, वो इन्होंने आवाम पे तो लगा ही नहीं है। तो जो कॉरपोरेट सेक्टर में सब्सिडी है कई हज़ार बिलियन की, इंडस्ट्री के अंदर और जगह पे, वो ख़त्म करनी पड़ेगी हमको। फिर उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ एक आदमी की जगह 10 मुलाजिम है सरकारी, वो ख़त्म करने पड़ेंगे हमको। फिर एक नया एक बन गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या कंपनीज बना के उसके अंदर CEO लगा दिया 40 लाख का, 80 लाख का, 70 लाख का, या इंटेलेक्चुअल ला के बिठा दिया, या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जनाब वो एडवाइज़र बिठा दिया। तो ये एक बड़ी मसले हैं। फिर जैसे आप क्रिकेट बोर्ड देख लें, फेडरेशन फुटबॉल का देख लें, हॉकी का देख लें, वो इतने बड़े बड़े इदारे हो गए हैं कि वो कुछ नहीं। तो मेरा गुजारिश ये है कि एक हमको टैग करना पड़ेगा, जितनी एक्सपोर्ट करें उतनी इंपोर्ट करें, जितना हम इनकम करें उतना एक्सपेंडिचर करें। हमें कोई कर्ज नहीं लेना पड़ेगा चाहिए, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या हमारे लोकल बैंक्स हों या हमारे पब्लिक हों, ये हमको ख़त्म करना पड़ेगा। तब हम जाके कुछ सूरत हाल हमारी बेहतर होगी। और ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। जो आपके माशी माहिरीन हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र, वो इसलिए तो नहीं है ना जी कि मेरी 5 रुपए की इनकम है और अब 15 रुपए कर्ज ले लूँ। भाई इसमें क्या एक्सपर्टीज है? ये तो आप बच्चों को बिठा दें वो कर लेगा। तो ये भी हमको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं बात करूँगा मनी ट्रांसफ़र कंपनीज जो पाकिस्तान से बाहर बैठी हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रही हैं, ख़ासतौर पर वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम। वो अपनी शराइत पे यहाँ चल रही हैं, डिक्टेट कर रही हैं कि हम इस बैंक से काम करेंगे, इससे नहीं करेंगे, इस एक्सचेंज से करेंगे, इससे नहीं करेंगे, और वो पैसे बना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मनीग्राम के एक अफसर को उनके प्रिंसिपल ऑफिस ने उसको यहाँ से किक आउट किया है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ बनाए हैं। तो इस वक्त जो डॉलर आने में रुकावट बने, तो इसका मकसद है कि साजिश वो कर रहा है मुल्क के ख़िलाफ़, और ये सारे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं। और हमारे लिए क्योंकि एक डॉलर कीमती है, तो वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो मैंने वज़ीर आज़म साहब को ये भी कहा है कि तमाम मनी ट्रांसफ़र कंपनीज तमाम बैंक्स को अक्रॉस द बोर्ड दें, तमाम एक्सचेंज कंपनीज को दें। मैंने कहा मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह 3 साल में आपकी रेमिटेंस डबल हो जाएगी। उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है उसको 5 रुपया पर डॉलर आप रिबेट दें। वो इसलिए नहीं कि उसको पैसे मिले, उसलिए कि जो हवाला वाला जो उसको वहाँ बढ़ती रेट ऑफर कर रहा है, वो यहाँ पे उसको जो है ना उसको compete करने में आसानी होगी, वो अट्रैक्ट नहीं होगा उस तरफ, और वो पैसा आपका लीगल चैनल में आ जाएगा। इसी तरह जो हम लोग एक्सपोर्ट जो हम करेंसी जो रेमिटेंस सरेंडर कर रहे हैं इंटर बैंक के अंदर, हमको भी रिबेट दिया जाए, ताकि हम जो यहाँ पे लोकल स्मगलर बैठा है और हवाले वाला बैठा है उसको compete कर सके, वो जो हम पैसे हैं वो आगे पास ऑन करें। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर हम सोचते हैं, उन्होंने अप्रिशिएट भी की है बहुत सी बातें। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, वो बीच में रह ना जाए। मैंने सुना है ज़फ़र पराचा साहब पहले एक खिलाड़ी था फॉरेक्स के बिजनेस में,
उसको कोई वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात है या नहीं? सर देखिए, बात यह है, ये जो बिहाइंड द कर्टन चीज़ें हैं उसका तो मेरे इल्म में नहीं है, मेरी परवाज़ वहाँ तक नहीं है। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ सर, और छोटा सा, तो जो मेरी चीज़ें मैं आप जैसे लोगों से देखने को पढ़ने को मिलती हैं और जो अल्लाह ताला बात ज़हन में डाल देता है मुल्क की, उसके लिए तो वो तो हम कर सकते हैं। फिर ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर हमारे पर जल जाएंगे। बिल्कुल, मेरे भी जल जाते हैं, मैं भी इसीलिए नीचे आ जाता हूँ। तो हम तो जो चीज़ें सामने हैं उसके ऊपर ही बात कर सकते हैं और उस पर छोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं, अपनी लिमिट्स में रहते हुए और डरते हुए नहीं। लेकिन क्या ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान को 90s के दौर की तरफ वापस जाना चाहिए? क्योंकि तब की ही हालात थे, तभी की हरकतें थी जिसकी वजह से FATF में हम आज तक फंसे हुए हैं। एक्चुअली तो हम टीवी पे नहीं बता सकते ये बात, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हरकतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। आवाम को तो हम बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम बड़े मासूम हैं, हम बच्चे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे नाजायज़ काम जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए चैनलाइज किए जा रहे थे। तो क्या पाकिस्तान को वापस 90s के उस दौर में जाना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये तो ऐसा है जैसे हम 2 सदी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि इस 2-3 दिहाइयों में जो फ़र्क आया है टेक्नोलॉजी का, कवानीन का, वो सदियों का फ़र्क आया है। ठीक है जी। तो अब क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और आपकी पूरी दुनिया आपके मोबाइल के ऊपर है जी, तो अब अगर हम ऐसा सोचें भी तो मैं समझता हूँ गुनाह है। गो कि मुझे इस बात का आइडिया है कि वो जो 90s या 98 में जिन लोगों ने पैसे बनाए थे मुल्क की खिदमत के नाम पे, वो फिर अपने जो टूल्स हैं वो तेज़ कर रहे हैं और उनको बड़ी वो है कि जी गवर्नमेंट भी हमारी है और लोग भी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको ब्लैक लिस्ट में जाना है, गिरे से खुदा ना करे, तो फिर आप सोचें, आप अपने इदारे मजबूत करें, कवानीन अपने मजबूत करें, अपनी जो ग्रे मार्केट है उसको कोशिश करें कि उसको हम प्रोमोट और फैसिलिटेट ना करें और कवानीन को बेहतर करें, सिस्टम में पैसे को लेके आएँ और अपनी जो एक्सपेंडिचर्स हैं जो और चीज़ें उसको भी ठीक करें, तो इंशाल्लाह मुल्क हमारा आगे जाएगा। मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा आपके ज़रिए कि हमारे जितने भी फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप रुपये को वैल्यूएट करें तो इस वक्त रुपया 160-165 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पिछले दिनों डार साहब ने भी फरमाया कि डॉलर को 160 के बैंड में वापस आना चाहिए, तो ये बात उनकी काफ़ी हद तक मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। अगर हम अपनी मैनेजमेंट ठीक कर लें, जैसे पिछली हुकूमत ने मैनेजमेंट ख़राब की कि बेतहाशा इंपोर्ट की, क्योंकि एक वक्त में हम सरप्लस में आ गए थे, उनकी नालायकी की वजह से हम लोग, हमारा ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है। और ये बिल्कुल नालायकी तो कम है लेकिन बैड इंटेंशन ज़्यादा है, बदनीयती और करप्शन। एक जो सबसे बड़ी बात है, हमें करप्शन को रोकना पड़ेगा, आवाम को उनसे हिसाब मांगना चाहिए। ये नहीं कि कर्ज है तो हमारे पे डाल दें, टैक्स है तो हमारे पे डाल दें। तो भाई ये चीज़ें हमको अगर हम नहीं देखेंगे, इस वक्त जो वक्त है हमको ये सोचना है वी नॉट आई, मैं नहीं हम। तो अगर हम नहीं सोचेंगे, या बैंक्स हैं या कुछ भी हैं, तो फिर तो हमारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। अल्लाह ना। देखिए ज़फ़र बराजा साहब, अब मैं थोड़ा आपके साथ इकोनॉमी और पॉलिटिको इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बात करता हूँ। टुमारो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, 20th of May. It starts with the kind of deadline that is given by one of the opposition leaders, or the most important opposition leader right now, the former Prime Minister Imran Khan. Ab what he will do tomorrow is going to determine the overall situation. आप देखें, इंटरनेशनल मीडिया और प्रेस जब देखेगी कि आपके मुल्क के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग मार्च वेयर ही क्लेम्स मोर देन 2 मिलियन पीपल ही विल ब्रिंग टू द कैपिटल, क्या कहते हैं आप? पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जी सर। जी ज़बरदस्त सर, बात यह है, आपने बड़ी अहम बात की है कि पूरी दुनिया जो इस वक्त हमारे से दूर भाग रही है वो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। ठीक है, इस वक्त किसी भी सियासी जमात को अवाम या मुल्क से कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको अपने आप से गर्ज है, अपनी पॉलिटिकल कैरियर से गर्ज है। जैसा कि कल 20 तारीख है, उनको चाहिए था कि वो बैठ के अपोजिशन करें सही मानों में, ताकि ये जो मौजूदा हुकूमत है को गलती ना करे। वो सिर्फ और सिर्फ कंटेनर पे चढ़े हुए हैं। ये कहते हैं अगर उनको आज आप वज़ीर आज़म बनाते तो सब अच्छा है, ना कोई साजिश है, ना कुछ है, ना सुप्रीम कोर्ट ख़राब है, ना कुछ है। तो ये हम लोगों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तानी बन के सोचें, एक निकाती एजेंडे के ऊपर बैठें, मईशत का इस्तेकाम और मईशत की बहाली। ये जो 200 रुपये का डॉलर गया है उसकी मेन वजह यही है कि अदम इस्तेकाम है आपका सियासी।
तो वो जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, ये लोग सिंसियर नहीं होंगे। मेरी नज़र में इस वक्त कोई सियासतदान कोई सिंसियर नहीं है मुल्क के साथ। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा नाजरीन कि मैं एक्चुअली सरगोधा का शहरी हूँ। टुडे इज़ गोइंग टू बी अ पावर शो। सरगोधा पॉलिटिकली एक बहुत एक्टिव सिटी है। आप पता होगा शहबाज शरीफ साहब भी माजी में सरगोधा की सीट के ऊपर वजीर आला पंजाब बने थे। आप लोगों में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सरगोधा पावर शो इज वेरी इसेंशियल क्योंकि सरगोधा इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस सिटीज प्लस एग्रीकल्चरल एरिया इन पंजाब। इफ यू लुक एट द मैप यू विल सी सो मच ग्रीनरी इन सरगोधा दैट यू विल बी शॉक्ड। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मैंड्रिन प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, यानी ये किन्नू। और ये वॉच करना पड़ेगा कि आज अगर इफ ही कलेक्ट्स दैट काइंड ऑफ क्रिटिकल मैस अराउंड हिमसेल्फ, दैट मीन्स गुजरांवाला के बाद इवन सेंट्रल पंजाब में भी इमरान इज गोइंग टू बिकम वेरी पावरफुल। तो क्या होता है कल? जफर पराचा साहब ने भी एक बड़ी अच्छे तरीके से अक्कासी की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर ये जानेंगे कि इससे हमारी इकोनॉमी पर और मजीद क्या असरात होंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। What now? Where are we headed? प्रॉब्लम बहुत ही संजीदा और संगीन नोयत की है और ज़फ़र पराचा साहब ने ये बात तो सही की कि इस वक्त तमाम सियासतदान अपना सोच रहे हैं, अपने सियासी मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, मुल्क के मुस्तकबिल का इतना नहीं सोच रहे। अब ये एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की सिचुएशन है, इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि एक साथ इतना सारा कोई रद्दोबदल हो जाए ये बड़ा मुश्किल है। तो ज़फ़र पराचा साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा और आपसे ये जानना चाहता हूँ ज़फ़र पराचा साहब कि आपकी क्या राय है कि मुल्क की मईशत अब अगर ठीक हो भी जाती है तो डॉलर तो मुझे नहीं दिख रहा कि 100 रुपए का हो जाएगा, 150 रुपए का हो जाएगा। शायद अगर 160 का टारगेट है, बट हिस्ट्री हैज टोल्ड अस दैट डॉलर जब भी नीचे गया है तो इतना ज्यादा कभी भी नहीं गया। आपको याद होगा 98 में भी जब हमने 28 मई को ब्लास्ट किए थे, तब भी जब 60 तक गया था तो वापस आया तो आहिस्ता आहिस्ता, आपको याद होगा 55, 50, फिर उसके आसपास इस तरह रहा। फिर इससे पहले भी वो आपको याद है 112 पे गया था या पता नहीं 109 पे गया था, फिर 98 पे आया, फिर बाउंस बैक। तो इतना मेजर चेंज नहीं आ सकता। सर आपकी बात बजा है। जो 98 में गया था वो डॉलर हाईएस्ट गया था 69 रुपीज़ तक, और फिर मुशर्रफ साहब ने आकर उसको कंट्रोल किया था उनके दौर में, और वो फिर 50 रुपए पे रहा बहुत अरसा। तो तकरीबन अगर हम उस हिसाब से देखें परसेंटेज वाइज तो वो तकरीबन 30% के करीब नीचे आ गया था जी। और फिर उसके बाद अभी पिछले दिनों जो हमारी पिछली गवर्नर साहब के दौर में डॉलर चला गया था 169 और वो वापस आ गया था 151, यानी कि 20 रुपया वो वापस आ गया। और अगर हम परसेंटेज में देखें तो वो 30% से ज़्यादा वापस आया। जी जी ठीक है, 160 आने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। बहुत सारा हमको नहीं, अवाम को नहीं, अशराफिया को, हुक्मरानों को, क्योंकि हमारी कुर्बानी देने से हमें से निकलेगा क्या? 1 किलो खून। वहाँ को कुर्बानी देंगे तो 50 किलो खून निकलेगा। ठीक है, जान तो वहाँ है। तो सर फौरी तौर पे तो मैं समझता हूँ कि डॉलर को अगर हम देखें तो 90-92 रुपए पे आ जाना चाहिए वापस। है 190-92 हम सॉरी 190-92 लोगों को दिल का दौरा ना पड़ जाए सर, बहुत सारे लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी डॉलरों में। जी सर हम भी इफेक्ट होते हैं बढ़ने कम होने से, क्योंकि हम तो हर वक्त इसके ऊपर बैठे हैं। तो 190-92 रुपए पे आ जाना चाहिए। अगर ये हमारी जो IMF के साथ और दीगर चीज़ें हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे, जैसे इसहाक डार साहब भी एक्सपर्ट हैं इस काम के, और भी तो वो 80-82 का बैंड फिर बनेगा इसका 2-3 महीने में। फिर उसके बाद जाके अगर यही हुकूमत चलती रही, कंटिन्यूसली यही पॉलिसीज़ रहीं, और अगर सियासी जमातें जो हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त वो ये सोचें कि हमारे मुल्क के साथ जो APNS का हादसा हुआ था, जो इमरान खान ने अपना वो ख़त्म किया था और उनको एक सेफ पैसेज मिल गया था निकलने का, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इससे ज़्यादा बुरे हालात हैं हमारे मुल्क के। तो हमको चाहिए तमाम एजिटेशन ख़त्म करें, जलसे जुलूस तमाम पार्टीज ख़त्म करें, एक नकाती एजेंडे पे बैठे। एक गुजारिश कर दूं, अगर एक एमनेस्टी स्कीम ऐसी लाई जाए, बोल रहा हूं मैं, ऐसी बोल रहा हूं ज़फ़र पराचा साहब, एमनेस्टी स्कीम ऐसी लाई जाए, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझ सक रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि जिसमें जिसके पास जितने भी डॉलर हों, अगर वो बैंक अकाउंट में जमा कराता है
बैंक में जमा कराता है या जिस तरह FEBC एक ज़माने में आए थे वैसे करता है, तो आप कोई सवाल नहीं पूछोगे। मैं आपको आज बता रहा हूं वो लूटे हुए 200 अरब डॉलर तो पता नहीं मिले नहीं मिले, आपको अरबों डॉलर यहां पाकिस्तान से मिल जाएंगे, ये बता दूं। सर आपकी बात बजाय मैंने ये तजवीज़ वज़ीर आज़म साहब को दी है। दी है जी बिल्कुल दी है। मैंने कहा जनाब जितने डॉलर्स हैं लोगों के घरों में, लॉकरों में, गढ़ों में और जहाँ पे भी कोने खुदरों में, लोगों के पास कुछ नहीं पता कि 100 बिलियन डॉलर हो और 200 हो, कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट है 50-60 बिलियन डॉलर, नो डाउट। मैंने कहा स्कीम लाएं, उनको रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम में डालें, उनको 4-5% इंटरेस्ट रेट दें, ठीक है। हम MNST के लिए हम IMF के साथ हम मशरूत हैं, आप MNST की जगह कोई और उसकी चीज़ स्कीम निकाल दें। और जो आपने फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट्स की बात की, वो ज़माना नहीं है। अच्छा। वो अब 2 सदी जा चुकी है कि वो फिर वो FATF और ये वो बेरर का ज़माना ख़त्म हो चुका है। अच्छा। तो वो नहीं हो सकता, ना हमें बात करनी चाहिए। उसके साथ साथ मैंने गोल्ड का भी कहा है कि गोल्ड स्कीम लाएं, लोगों के पास सैकड़ों टन सोना है, सैकड़ों टन, जी। उसको भी लीगलाइज चैनल में करें, कोई बॉन्ड लाएं, उसको कोई ऐसा करें कि वो हमारी नेशनल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए और हम उसके अंदर कुछ परसेंटेज उसके अंदर एजिंग करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमारी स्टेट बैंक या जो भी एक वो हो। ये नहीं कि आप उसको रख के बैठ जाएं, उसकी कुछ परसेंटेज सेल करते हैं, कुछ परसेंटेज बाय कर लें। अब मैं आपसे एक बड़ी मुनफरिद, मेरे पास चंद सेकंड है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप देखें रास्त की सर्विस भी आ गई है, स्टेट बैंक ने भी ये डिजिटल आपस में पैसों की लेन देन का सिस्टम कर दिया। सर पाकिस्तान अपनी क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं बना लेता, फ्रीली ओपनली रेगुलेटेड, ताकि ये झगड़ा खत्म हो बिटकॉइन वगैरह का, बल्कि एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा तो बिटकॉइन से भी इंटरचेंजेबल हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपके एक तरह से क्रिप्टो करेंसी का, अपने क्रिप्टो करेंसी खुद बना लें। क्या कहते हैं आप? सर आपकी बात ठीक है। बात यह कि हमारा जो रुपया यही हमारी क्रिप्टो करेंसी है। हाँ। हमें नई करेंसी लाने की जरूरत नहीं है, हमको इसको सिर्फ डिजिटलाइज करना है मैक्सिमम, या लीगलाइज करना है। जो पैसा सिस्टम से बाहर है ना उसको लाना है, तो ये अपने आप डिजिटल हो गया। अब आप चाहे रुपीज लिखें या बिटकॉइन लिखें, मेरा ये कहना है। तो इसको पैसे को जो हमारा जो पैरेलल इकोनॉमी है इस वक्त मोहतात अंदाजे के मुताबिक 70% है, और जो हम कवानीन सख्त कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं, तो वो हमारा सिस्टम बैठता जा रहा है, सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।